इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं 30 पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक स्टोरी बनाया है 3 इडियट्स, जिसमें आपको 30 के 30 पॉइंट्स लर्न होंगे विद इन 30 सेकेंड्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। अब ये जो डिस्टिंग्विश फॉर्म में दिया है मैंने, जिसमें ये डिस्टिंग्विश का भी काम करेगा और फीचर्स का भी काम करेगा। ये क्वेश्चन फुल 10 मार्क्स का आएगा और इसमें आपको ए मीनिंग, बी डेफिनेशन और बाद में एक एक करके पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले इंडिया में कैसे पहचानना है कि ये कंपनी है। कोई भी नाम के अंत में यदि वर्ड लिखा रहेगा लिमिटेड, LTD, तो वो कंपनी है। या इन सर्टेन केसेस प्राइवेट लिमिटेड में PVT लिमिटेड ऐसे शब्द आएगा। ये लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड, फर्क क्या है वो आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। समझ में आया इंडिया में कैसे पहचानना है। और अमेरिका में इट इज INC, इनकॉर्पोरेटेड। सो मीनिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। व्हाट इज मेंट बाय वॉलंटरी एसोसिएशन। कुछ लोग को आइडिया आया कंपनी शुरू करने का, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, और उस कंपनी जो शुरू होती है रकम से। अकाउंट्स में हमने सीखा है, जब एक ओनर शुरू करता है बिजनेस में तो क्या डालता है, कैपिटल। मराठी में उसको भांडवल बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में उसको निवेश बोलते हैं। सो कंपनी में जो पैसे से शुरू होता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ऐसा सोचो, इस ये एक रूम है जिसमें 1000 ईंटें हैं, ठीक है। 10 रुपए का एक ईंट, तो 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। और हर एक ईंट को क्या बोलेंगे, शेयर। जो भी आदमी ये शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। सो कंपनी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, वो पैसे को शेयर कैपिटल बोलेंगे। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। वो कंपनी का मालिक है। कंपनी में जो उसने पैसे दिए शेयर्स के, वही पैसे बैंक में रखे होते, तो बैंक वाला रिटर्न में क्या दिया होता, इंटरेस्ट। तो कंपनी रिटर्न्स में कुछ देना पड़ेगा तभी तो लोग पैसा लगाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया शेयर कैपिटल है कंपनी का। कंपनी ने उस पैसे से 4,000 कमाया, उसमें से 2,500 शेयर होल्डर को रिटर्न्स में दिया, उसको डिविडेंड बोलते हैं। सो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न्स में देता है। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो। कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। बट कंपनी को चलाता शेयर होल्डर्स नहीं है। कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टर। इंडिविजुअल लेवल पर डायरेक्टर और ग्रुप में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। रिलायंस में करीबन 30 से 32 लाख शेयर होल्डर्स है, सारे के सारे कैसे चलाएंगे? सो वो लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, पर असली मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स है जिन्होंने ईट खरीदा है। एक आदमी जितने चाहे उतने शेयर्स खरीद सकता है। सो आई होप समझ में आया मीनिंग। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ पर्सन्स जिनका उद्देश्य प्रॉफिट है। जिस रकम से शुरू हुई उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। डेफिनेशन आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। जिसके प्रॉफिट कैसे होगा? हैविंग कैपिटल। कैपिटल के छोटे छोटे भाग को क्या बोलेंगे? शेयर्स। समझ में आ रहा है? और ओनरशिप जो है, ओनर्स को मेंबर्स बोलते हैं, तो ओनरशिप मेंबरशिप हो जाता है। शेयर होल्डर या मेंबर्स बोलो तो भी चलता है। जो कंपनी के मालिक है वो कैसे बनते हैं? शेयर्स खरीद के, तो उनको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर या मेंबर्स। वो लोग क्या करते हैं? कंपनी में पैसा लगाते हैं, उस पैसे को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्या किया जाता है? छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है। हर एक भाग को क्या बोलेंगे? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। वो किसको अपॉइंट करता है? करते हैं ये शेयर होल्डर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। जैसे टीम, एक को प्लेयर बोलेंगे, ग्रुप को टीम बोलेंगे, वैसे एक को डायरेक्टर बोलेंगे और ग्रुप को क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं। फिर नफा होगा, नफे का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस देती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। समझ में आया? यस और नो? मेंबरशिप। अभी मिनिमम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितने लोग होते हैं? 2। और मैक्सिमम इन्होंने चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, वो मैं बता दूं आपको। अभी नया जो आंकड़ा आया है गवर्नमेंट का वो 200 हो गया है। प्राइवेट कंपनी में अभी जो कायदा है वो ऐसा आ गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स है प्राइवेट कंपनी में शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग लगाएंगे? 2। और मैक्सिमम 200। सिर्फ फर्क इतना समझ लो प्राइवेट पब्लिक में, उसका डिस्टिंग्विश मैं अलग से लेने वाला हूँ। पब्लिक कंपनी के शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर शेयर बाजार में नहीं बिक सकते, गिने चुने लोग रहते हैं। सो प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग रहेंगे? 2। मैक्सिमम कितने रहेंगे? 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग रहेंगे? 7। मैक्सिमम कितने रहेंगे? अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? सो प्राइवेट में कम से कम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर्स है, और ये 200 के बजाय कंपनीज एक्ट 56 में ये आंकड़ा था 50। अभी बदलाव हो गया है। नाउ लेजिस्लेशन, कौन सा कायदा लागू होता है कंपनी को? इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। 2013 से पहले जो कायदा था उसको इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 बोलते हैं। अभी जो भी कंपनी के प्रति कायदे हैं उन कायदों को क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? उसके बाद कैपिटल। कंपनी का कैपिटल किस रूप में होगा बताना? शेयर कैपिटल के रूप में होगा। कंपनी का कैपिटल किस रूप में होता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, हर एक भाग को क्या बोलेंगे? शेयर्स। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। वो क्या करता है? कंपनी में पैसा लगाता है, टोटल पैसे को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। छोटे छोटे हिस्से को क्या बोलेंगे? शेयर्स। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। उसको रिटर्न्स में क्या बोलता है? क्या मिलता है? डिविडेंड। वो किसको अपॉइंट करता है? डायरेक्टर को। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग कौन है? जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्या वो किसको बोलते हैं? लीगल स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जिसमें कंपनी, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है। कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यदि रिलायंस पर केस हुआ तो शेयर होल्डर्स जो मालिक है उन पर केस नहीं होता, डायरेक्टर्स जो है उन पर केस नहीं होता। इसका मीनिंग ये निकलता है कि कंपनी को एक सेपरेट नाम मिलता है, सेपरेट स्टेटस मिलता है। यदि रिलायंस पर केस हुआ तो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स पर केस नहीं होता, क्योंकि कायदा बोलता है कि कंपनी के मालिक और कंपनी दोनों अलग है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपनी का कंपलसरी है। वही सोल ट्रेडर का देखोगे तो पटेल किराना शॉप पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक किस पर केस होता है? पटेल पर केस होता है।
सो कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस जरूर मिलता है। फॉर्मेशन, कंपनी का फॉर्मेशन काफी डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसके डॉक्यूमेंट्स काफी लगते हैं कंपनी शुरू करने के लिए। करेक्ट, फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, लाखों और करोड़ों रुपए लगते हैं कंपनी शुरू करने के लिए। रजिस्ट्रेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपलसरी है। तुमको यदि कंपनी शुरू करना है तो प्राइवेट में कम से कम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में कम से कम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये लोग 2 डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट लेके किसके पास जाएंगे? आरओसी। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। भारत में 22 रजिस्ट्रार है। तो महाराष्ट्र में ज्यादा कंपनीज है इसलिए महाराष्ट्र में 2 रजिस्ट्रार है, एक मुंबई में, एक पूना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ आदमी है, उसका काम है कंपनी को रजिस्ट्रेशन देना। जब तुम डॉक्यूमेंट, जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए तुमने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट दिया होगा, उसी प्रकार से तुम मेमोरेंडम आर्टिकल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दोगे। और वो तुमको, जैसे तुमको कॉलेज का ये मिलता है, आई कार्ड मिलता है, या तो फिर तुमको फीस रिसीट मिलती है, वैसे कंपनी तुमको बोलते हैं ना, जिस रजिस्ट्रार तुमको एक डॉक्यूमेंट देगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का जन्म हुआ है। जिस तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उस तारीख को कंपनी का जन्म माना जाता है। ठीक है, लेकिन तुम शेयर होल्डर है, प्रूफ क्या है कि तुम शेयर होल्डर हो? तुमने तो कंपनी को पैसा दिया है, तो कंपनी तुमको एज अ प्रूफ शेयर सर्टिफिकेट देती है। जैसे तुमको कॉलेज का आई कार्ड रहता है ना, वैसे जो भी शेयर धारक शेयर खरीदता है, एज अ प्रूफ कि वो शेयर होल्डर है, उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कंपनी क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है। किससे बनता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्या किया जाता है? छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है, वो लोग किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नाउ रिटर्न्स में क्या मिलता है उसको? डिविडेंड। एज अ प्रूफ कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्या कंपनी देती है? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। किसके पास रजिस्टर करना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वो कौन सा डॉक्यूमेंट देता है रजिस्ट्रेशन के दिन? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे रजिस्ट्रार कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। उस तारीख को लीगली कंपनी का जन्म माना जाता है। मैनेजमेंट, कंपनी को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेजमेंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कहां पे करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। ठीक है ना, आने वाले चैप्टर्स में आएगा। प्रॉफिट और लॉस, कंपनी, आप लोग कौन सा पैसा देते हो कंपनी को? शेयर कैपिटल का। उससे अब जैसे कंपनी को 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल का पैसा मिला, उसमें से कंपनी ने कमाया 40,000, उसमें से आपको रिटर्न्स में दिया डिविडेंड 25,000 का। सो फर्क समझ में आ रहा है? कंपनी तुम्हारे पैसे से प्रॉफिट करेगी, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को रिटर्न देगी, उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे आप लोग बैंक में एफडी करते हो और बैंक आप लोग को इंटरेस्ट देता है, वैसे जब कंपनी में पैसा देते हो तो कंपनी क्या देता है रिटर्न्स में? डिविडेंड देता है। डिसीजन मेकिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि 8-10 डायरेक्टर है, मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ग्रुप्स होंगे, टाइम लगेगा, तो डिसीजन मेकिंग काफी स्लो है। कंपनी का फ्लेक्सिबिलिटी भी स्लो है। अब जियो मोबाइल फोन में है, सडनली दूसरा लाइन में आसानी से नहीं जा सकता, उसके प्रोसीजर रहते हैं। सो कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको बताना पड़ता है कि आपका उद्देश्य क्या है कंपनी का, कि कंपनी क्या काम करना चाहती है। यदि स्टील बेच रही है तो प्लास्टिक नहीं बेच सकती, क्योंकि उस उद्देश्य से शुरू हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम रहता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा रहता है। मतलब क्या है कि यदि 30 लाख शेयर होल्डर्स है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम सुना है? किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सुना है? किंगफिशर एयरलाइंस था, रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी ग्रुप, पहले रिलायंस का फोन था, सुना है? टाटा डोकोमो भी था। जब इसमें इतने सारे शेयर होल्डर्स थे, 900 रुपए का एक शेयर था, ऐसा सोचो तुम्हारे पास 900 रुपए है शेयर्स का कीमत, सडनली कंपनी बंद हो गई और बन गया कीमत शेयर का 5 रुपया, घाटा किसको होगा? आप लोग के पास 900 रुपए का सोना है, सडनली उसका कीमत 5 रुपया हो गया, तो नुकसान किसको होगा?
शेयर होल्डर को, तो इससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है कि कंपनी में फ्रॉड ना हो। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा पेनल्टीज है यदि कायदे माने नहीं गए तो। अगला पॉइंट, लायबिलिटी लिमिटेड है। ये सेक्शन 13 नहीं है, क्योंकि सेक्शन जो 13 है ये कंपनीज एक्ट इसका है, कौन सा, 1956 का है। तो ये मैं सेक्शन को हटा रहा हूं, ये उसका कायदा था। ठीक है। अब लायबिलिटी लिमिटेड क्या होता है? अभी क्या होता है, एक शेयर का कीमत 10 रुपया। ठीक है। आप लोगों ने कंपनी को 8 रुपए दिए, कितना देना बाकी है कंपनी को अभी? 2 रुपया। कंपनी को घाटा हो जाता है, पर हेड घाटा हो रहा है 5 रुपया, पर शेयर होल्डर घाटा हो रहा है। पर आप क्या बोलोगे कि कंपनी को एक शेयर की मूल कीमत जो है 10 रुपया, हम उतना ही देंगे। आप लोगों ने कितना दिया? 8 रुपया। कितना देना बाकी है? 2 रुपया। उससे ज्यादा आप लोग कंपनी को देंगे नहीं। क्यों? तुम्हारा लायबिलिटी जो कंपनी के प्रति है वो शेयर की कीमत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा का पूरा 10 रुपए दे दिया और कंपनी को घाटा हो गया, तो शेयर होल्डर को घाटा भरपाई के लिए कितना देना है कंपनी को? द आंसर इज 0। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक शेयर का जो मूल कीमत है वो यदि दे दिया, अभी वो वाली बात है, कॉलेज का फीस आपका से 6,000 है, आपने कॉलेज का 6,000 फीस भर दिया। अब कॉलेज को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उससे आपको फीस में कम ज्यादा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यदि आपने शेयर्स का जो पैसा कंपनी को दिया, बाद में कंपनी को कम पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, तो ये जो कम पड़ रहा है पैसा, ये शेयर होल्डर से मांगा नहीं जा सकता। यदि शेयर होल्डर ने एक शेयर की कीमत पूरी कंपनी को दे दी है, तो कोई भी कंपनी से एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांग सकता। समझ में आया? तो इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कितने हद तक लायबिलिटी है? एक 50,000 की गाड़ी है तो तुमको ज्यादा से ज्यादा कितना देना है? 50,000 रुपया। उसी प्रकार से शेयर का कीमत 10 रुपया है, आपने पूरा 10 रुपया दे दिया, अब कंपनी घाटे में चली गई, बंद हो गई, आपसे एक भी रुपया मांगा नहीं जाएगा। हाँ, आपका ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया जाएगा, लेकिन आपको ऊपर का देना नहीं पड़ेगा। वही पार्टनरशिप रहा और उसने 10 रुपया डाला, घाटा 15 का हो गया, तो 5 रुपया पार्टनर को खुद के जेब से लाना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि पार्टनरशिप को घाटा 15 का हो गया, पार्टनर ने 10 रुपया पैसा लगाया, तो 5 रुपया उसको खुद का देना पड़ेगा। सो कंपनी का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। ऑडिट, अभी कंपनी जब शुरू होती है तो रजिस्ट्रार क्या देता है कंपनी को? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। इसका मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। अब कंपनी का कामकाज शुरू हो गया, कंपनी को पैसा मिल गया, उसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर। नाउ अभी कंपनी को शेयर कैपिटल का जब पैसा मिला तो कंपनी खरीदी बिक्री चालू करेगी। इसका मतलब अकाउंटिंग भी होगा उसका। अकाउंटिंग होगा तो अकाउंटिंग का चेकिंग भी होगा। चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर। सो ऑडिटर को, ऑडिट क्या होता है? कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा बनाया हुआ जो अकाउंट्स है, उसका बाहर का एक आदमी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी को कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ता है, वो आकर कंपनी का अकाउंट्स चेक करता है। ये कायदे से कंपलसरी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और कंपनी के भीतर का नहीं, बाहर का वो आदमी होगा, वो चेक करेगा। ठीक है। सो ऑडिट क्या होता है? कंपनी के अकाउंटेंट्स द्वारा बनाया हुआ जो अकाउंट्स है, कंपनी तो बॉम्बे में, हेड ऑफिस कंपनी का बॉम्बे में, अपन नासिक में है, लेकिन कंपनी का अकाउंट सही तरीके से बनाया जा रहा है कि नहीं अपने को थोड़ी मालूम है। तो ये चेक करने के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स एक बाहर का आदमी को अपॉइंट करते हैं। वो आदमी कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वो कंपनी में आकर कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स को चेक करता है और शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है कि अकाउंट्स सही तरीके से बनाया है कि नहीं। ठीक है ना? तो उसको ऑडिट बोलते हैं। कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी है। शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो कंपनी का ऑडिटर बनता है। टैक्सेस, कंपनी के टैक्सेस बहुत ज्यादा है, सीधा 30% का टैक्सेस है। और बोलते हैं ना, एज कंपेयर टू सारे ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा टैक्स कंपनी का है। फ्लैट 1 रुपए का, अभी सोल ट्रेडर ले लो, सोल ट्रेडर को पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। कंपनी को 1 रुपए कमाए तो भी 30% टैक्स लगता है। सो कंपनी को टैक्स बहुत ज्यादा है। कन्फ्लिक्ट, अभी कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। अपॉइंट किसको करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या आपस में झगड़े हो सकते हैं डायरेक्टर के? 100% चांस डायरेक्टर्स के आपस के झगड़े होने के चांसेस है, जिसके वजह से डिसीजन डिले होता है। तो कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब सीक्रेसी, अभी रिलायंस का टर्नओवर 6 लाख करोड़ है,
नफा 1 लाख करोड़ है। ये कैसे पता चलता है कि रिलायंस का जो अकाउंट्स है वो मेंटेन जो करते हैं, ठीक है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है अकाउंट्स, वो पब्लिक को दिखाना पड़ता है। ठीक है, वो किसको दिखाना पड़ता है? पब्लिक को। तो वो सीक्रेट नहीं रहता। तो कंपनी का नफा, टर्नओवर, सेल्स कितना है, अब पटेल किराना शॉप को पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है कितने का बेचता है, कितना नफा कमाता है। लेकिन कंपनी को पब्लिक को बताना पड़ता है कि वो कितना कमाया, कितना टर्नओवर किया। ठीक है ना, तो सीक्रेसी नहीं रहती। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? प्रॉफिट है। ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि कंपनी छोटे पैमाने पे काम नहीं करती है। सोचो ना, रिलायंस का 6 लाख करोड़ का जो टर्नओवर है, तो हर रोज का कितना होगा? हर रोज का, डू यू एग्री कि एटलीस्ट 200-500 करोड़ तो हर रोज का खर्चा कम से कम होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? काम का बंटवारा। अभी इतने सारे डायरेक्टर है, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई परचेज डायरेक्टर होगा, कोई सेल्स डायरेक्टर होगा, कोई फिनेंस का डायरेक्टर होगा, कोई R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट संभालेगा, कोई प्रोडक्शन देखेगा। समझ में आ रहा है? काम का बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंपनी में। पब्लिक कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा लोग कंपनी पर भरोसा करते हैं। तुमको बोला जाए कि किराना शॉप एक लोकल दुकान से या रास्ते में जो तुम कपड़े खरीदो या अमेजन से खरीदो या मिंत्रा में, मैंने सुना है बहुत अच्छा मिलता है। सो तुम कहाँ से खरीदोगे? ऑनलाइन खरीदोगे। तुमको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भरोसा ज्यादा है। ठीक है ना? सो पब्लिक कॉन्फिडेंस कंपनी पे बहुत ज्यादा रहता है। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट है। अब ये क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन बोलता है कि एक कंपनी में 7 शेयर होल्डर थे। ठीक है, सात मालिक थे, 7 शेयर होल्डर थे, और वो लोग एरोप्लेन में जा रहे थे। एरोप्लेन क्रैश हो गया, सातों के सातों मालिक एक मर गए। तो क्या कंपनी बंद होगा? द आंसर इज नो। पर कंटिन्यूटी में परपेचुअल सक्सेशन मतलब जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर होता है? वाइफ के नाम पर ट्रांसफर होता है। तो कंपनी एज लॉन्ग एज नफा कर रही है तो वो बंद नहीं होगी, वो चालू रहेगी। इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलता है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमेशा रहता है। तुम्हारे नॉलेज के लिए, फोर्ड 1903 को शुरू हुई थी। कितने साल हो गए? 118 साल। हार्ले डेविडसन 1901 को शुरू हुई थी। होंडा 24 सितंबर 1948 को शुरू हुआ था। महिंद्रा, जहां तक मेरा नॉलेज है, 1944 को शुरू हुआ था। ठीक है ना? तो आप लोग को समझना चाहिए। और कैडबरी जैसे कंपनी, कुछ कुछ कंपनी 100 200 साल पुराने, 150 साल पुराने हैं। क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि प्रॉफिट जब तक है तब तक चालू रहेगा और शेयर होल्डर के डेथ से कंपनी बंद नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है क्योंकि कोई भी डायरेक्टर के डेथ या शेयर होल्डर के डेथ से कंपनी बंद नहीं होती। डायरेक्टर की डेथ हो गई तो कोई और रिप्लेसमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो। शेयर होल्डर की डेथ हुई तो शेयर उसके वाइफ के ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको टेक्निकल भाषा में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो बंद नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो डायरेक्टर ज्यादा मेहनत करेगा पर उसको क्या मिलना है? पगार मिलेगा। असली कंपनी का नफा में से डिविडेंड तो शेयर होल्डर को जाएगा। शेयर होल्डर तो काम नहीं करता कंपनी में। तो डायरेक्टर बोलेगा मैं कितना भी मेहनत करूं, मुझे तो पगार ही मिल रहा है, उससे ज्यादा तो कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए मोटिवेशन कम रहता है। जबकि किराना शॉप वाला क्या सोचेगा? मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ तो मुझे कमाई भी ज्यादा होगा, तो कमाई मेरा होगा। डायरेक्टर को थोड़ी कमाई मिलेगा, वो तो 30 लाख शेयर होल्डर्स रिलायंस के, उनको मिलना है। जो 1 लाख करोड़ कमाते हैं कंपनी रिलायंस, उसमें से वो लोग 40-50 हजार करोड़ यदि डिविडेंड देते हैं तो वो तो 30 लाख शेयर होल्डर को मिलना है डिविडेंड, कंपनी के डायरेक्टर को थोड़ी मिलना है। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। अभी मारुति कंपनी सस्ते में क्यों गाड़ियां बेचती है? क्योंकि उनको, वो लोग एक साथ बहुत ज्यादा गाड़ियां बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अभी महिंद्रा महीने में 700 गाड़ियां बनाता होगा, मर्सिडीज दिन में 50-100 बनाता होगा। लेकिन मारुति डायरेक्टली 3,500-4,000 गाड़ियां दिन में बनाता है। वर्कर्स तो लगभग उतने ही रहेंगे, लेकिन गाड़ियां मारुति के ज्यादा बनते हैं, जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। आ रहा है समझ में? अब तुमने
1 किलो चावल लिया या 10 किलो लिया, 10 किलो में वो रेट जरूर कम करेगा, क्योंकि तुम बड़े पैमाने पे ले रहे हो तो रेट कम हो जाता है। उसी प्रकार से ज्यादा कंपनी बड़े पैमाने पे काम करती है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। और रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपए का पैसा लगता है कंपनी में, और प्रोजेक्ट फेल हो गया तो करोड़ों रुपए का घाटा हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर, तुमको जियो में प्रॉब्लम आया तो तुम थोड़ी मुकेश अंबानी को फोन करोगे कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है, सॉर्ट आउट करो। और इसके जियो के करीबन 30 करोड़ ग्राहक है, 30 से 32 करोड़ ग्राहक है। मुकेश अंबानी थोड़ी हर एक ग्राहक को फोन करेगा। सो लॉजिक इज पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी में लोग लिमिटेड है और कंपनी के कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कंपनी सोसाइटी के लिए गुड्स देती है, लोगों को नौकरी देती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ठीक है ना, लोगों को पगार मिलता है। तो सोसाइटी के लिए कभी कुछ बना दिया, गार्डन बना दिया, जैसे यहाँ पे एक जगह है जिसमें सपट टी कंपनी उस गार्डन को मेंटेन करती है, और त्र्यंबक नका में बॉश कंपनी वो गार्डन मेंटेन करती है। तो ऐसे कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ चालू रहता है, गुड्स भी तो देती है। वोटिंग राइट्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्क है कि कंपनी में वोटिंग राइट्स, एक आदमी एक शेयर, जैसे उसके पास 10 शेयर है तो वो 10 वोट कर सकता है, 100 शेयर है तो 100 वोट कर सकता है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी को सिर्फ एक वोट मिलता है। सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुम 1000 वोट दे सकते हो। इतना बड़ा फर्क है, ठीक है ना। सो वोटिंग राइट्स कंपनी में एक शेयर 1 वोट, तुम्हारे पास 500 शेयर है तो तुम 500 वोट करो। और लास्ट में जो एग्जांपल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, सबको समझ में आया? वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। 3 इडियट्स मूवी का स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये फीचर्स के आपके सामने टोटल 30 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस 29 और 1A 1B है, तो इसको लर्न करने के लिए मैंने एक 3 इडियट स्टोरी बनाया है, जिससे आपको 30 के 30 पॉइंट्स पूरे तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। ये फीचर्स हुआ, ये फीचर्स में मैंने जो 3 इडियट्स का स्टोरी बनाया वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मेंबरशिप, लेजिस्लेशन और कैपिटल। अभी 3 इडियट्स का याद रखो, कोई भी डिस्टिंग्विश रहेगा तो पहला मीनिंग, डेफिनेशन और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर रहता है। इफ यू रिमेंबर 3 इडियट्स में जो पहला सीन है वो एक एरोप्लेन का सीन है, वो एरोप्लेन एंटर करता है। सो पॉइंट नंबर, इफ यू चेकआउट 1 और जो 1A और 1B क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन। नाउ इफ यू चेकअप पॉइंट नंबर 2 मेंबरशिप। अब इसको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। ये 3 इडियट्स का फर्स्ट सीन है, जिसमें एरोप्लेन का सीन दिखाया है। एरोप्लेन में काफी सारे लोग हैं, ऐसा सोचो, उन लोग को मेंबरशिप सोचो। फिर याद होगा, फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करता है, देखा जाए तो कायदा तोड़ता है ना, इलीगल, वो कायदा तोड़ता है। लेजिस्लेशन मतलब कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाने को लगाता है। और ऐसा एज्यूम करो कि प्लेन लैंड हो रहा है, ये फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके प्लेन लैंड करने को लगाता है। और प्लेन कहाँ पे लैंड होता है? कैपिटल में, ऐसा सोचो। कैपिटल मतलब दिल्ली में लैंड होता है। सो पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन हवा में है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, उसको मेंबरशिप बोलेंगे, लोगों को, जो यहाँ पे फोटो में मैंने बताया है। फिर फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का झूठा बहाना करके कायदे तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है, प्लेन लैंड होता है कैपिटल में दिल्ली, कायदा तोड़ता है तो लेजिस्लेशन। उसके बाद प्लेन धरती में आ गया, अब वापस टेरेस में जाओ। चतुर का सीन याद होगा तो, याद है ना, चतुर और ये लोग दोनों रहते हैं, फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी। वो अपना स्टेटस सबको दिखाता है, कौन? फरहान कुरैशी, और बोलता है मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास मोबाइल है और ऐसे फरारी है, ऐसे सब बताता है। सो मोबाइल में ऐसा सोचो, देखो उसका फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है मोबाइल में, फरारी और उसका बंगला, ये जो बताता है। और फिर वो दीवार में लिखता है 5 सितंबर, ऐसा सोचो दीवार में रजिस्ट्रेशन करता है 5 सितंबर का, ये तुम्हारे सामने दीवार का आ गया। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था? मीनिंग और डेफिनेशन। 1A 1B बोला है, 1 और 2 भी हो सकता है वो। उसके बाद स्टोरी कहाँ शुरू होता है?
प्लेन हवे में है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, मेंबरशिप। उसके बाद क्या होता है, फरहान कुरैशी कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाने को लगाता है, कहाँ पे, दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब धरती पे आने के बाद वापस बिल्डिंग के टेरेस में आ जाओ। अभी चतुर का सीन है। चतुर अपना स्टेटस लोगों को दिखाता है, मोबाइल में उसका फरारी और बंगला फॉर्म होता है विच इज फॉर्मेशन। दीवार में 5 सितंबर लिखता है, रजिस्ट्रेशन। इफ यू चेकआउट, उसके बाद जैसे मूवी आगे बढ़ता है, रैंचो जो है, ठीक है ना, उसकी एंट्री होती है, जो रैगिंग जब चलते रहता है, तो ऐसा सोचो कि वो आता है और रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, तो एक को इफ यू रिमेम्बर शॉक लग जाता है तो उसका लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस जो है, ठीक है ना, उसको एक को शॉक लगता है तो लॉस हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, प्लेन हवे में है, मेंबरशिप, उसमें लोग है। जो फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के कहाँ पे लैंड करवाता है, कैपिटल, बिल्डिंग के टेरेस में। चतुर क्या करता है, अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में क्या होता है, फॉर्मेशन, दीवार में क्या लिखता है, 5 सितंबर विच इज रजिस्ट्रेशन। फिर ये आता है रैंचो, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को लॉस हो जाता है। फिर याद है वो जो सीन जिसमें राजू की माँ बोलती है कि महंगा हो गया, 10 रुपए की भेंडी और 12 रुपए की गोभी। सो भेंडी ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऐसा सोचो, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। तुमको याद होगा तो कम्मो की शादी में मारुति 800 मांग रहे, विच इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना, 10 रुपए की भेंडी ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गो गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते, लायबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी याद है, खुजली वाली रोटी ट ऑडिट और टैक्सेस। सो इसमें देखो, ये रोटी बनाती रहती है और खुजली वाली। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वापस से आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में आऊंगा। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, जो वापस से रिवाइज करते हैं, प्लेन कहाँ रहता है, हवे में, वहां पे लोग होते हैं, मेंबरशिप। फिर वो कायदा तोड़कर लेजिस्लेशन कहाँ पे लैंड करवाता है, कैपिटल। फिर टेरेस का सीन, टेरेस में क्या होता है, वो अपना क्या दिखाता है, स्टेटस। मोबाइल में क्या होता है, फॉर्मेशन। दीवार में क्या लिखता है, रजिस्ट्रेशन। रैंचो की एंट्री, वो क्या करता है, रैगिंग का मैनेजमेंट। फिर एक को शॉक बैठ जाता है, लॉस। 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांग रहे, लायबिलिटी। ठीक है ना, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। फिर वो लोग भूखे घर के बाहर निकलते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट, याद है, कन्फ्लिक्ट। उसके बाद वो लोग सीक्रेटली एक शादी में एंटर करते हैं, सीक्रेटली। और क्यों, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, सबको भूख लगती है। ठीक है ना, सबको भूख लगी हुई रहती है, तो ऑब्जेक्टिव खाना, देखो कैसा खाना खाते हैं, प्लेट भर भर के खाना खाते हैं लोग, तुमने देखा होगा, पूरा प्लेट भर देते हैं। उसके बाद उसके जूते में $300 शूज, पुदीने की चटनी गिर जाती है तो उसका कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये वापस से थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बट डजेंट मैटर, हम आगे बढ़ाएंगे स्टोरी को। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आगे बढ़ता है। अभी चतुर का स्पीच याद होगा तो, वो स्पीच लिखता कौन है, दुबे जी। बोलता कौन है, चतुर। तो डिवाइड ऑफ वर्क हो गया ना। ये देखो, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी स्पीच लिखते हैं, चतुर भाषण देता है, किसके सामने देता है, लगातार पब्लिक के सामने देता है, और कंटिन्यूसली देता है, पब्लिक के सामने देता है, और कंटिन्यूसली देता है। और बोलता है ना, अपने आप को इस काबिल बनाया है, याद है। स्टेबिलिटी, ठीक है। पब्लिक उसका स्पीच सुन के मोटिवेटेड हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल नाराज हो जाता है और उसको, ऐसा सोचो, लात नहीं स्केल से मारता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
ठीक है। और फिर लास्ट के 4 पॉइंट जिसमें रैंचो की मुलाकात होती है, ठीक है ना, याद होगा तो। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। याद है, राजू रस्तोगी पीयू को भगा के लेके जाता है, उसमें रिस्क रहता है। और फिर पर्सनल कांटेक्ट आखिर के सीन में इसके साथ, रैंचो के साथ इन लोग का कांटेक्ट होता है। ये मूवी किसके लिए बनी है? सोसाइटी के लिए बनी है। और इसमें वोटिंग किया है कि मूवी वन ऑफ द बेस्ट। तो भी क्विकली एक और बार पॉइंट्स रिवाइज करें। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या है एक बार रिवाइज करो सारे के सारे। ये पॉइंट्स इधर आ गए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मीनिंग और डेफिनेशन। उसके बाद टेरेस, एरोप्लेन के अंदर लोग क्या है? मेंबरशिप, कायदे तोड़ता है, लेजिस्लेशन। प्लेन कहाँ लैंड होता है? कैपिटल में। फिर टेरेस का सीन रहा। चतुर क्या करता है? स्टेटस दिखाता है। मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन। दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। उसके बाद एक को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 8 मिनट मांग रहे लाइबिलिटी। खुदली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर झगड़ा करते रहते, भूख लगी रहती है। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। फिर ये लोग सीक्रेटली शादी में एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। एक के जूते में वो पुदीने की चटनी डाल देता है। माई $300 शूज, उसका कॉस्ट लग जाता है। फिर अभी भाषण चतुर का, दुबे जी भाषण लिखते हैं, चतुर भाषण बोलता है। डिवीजन ऑफ वर्क, पब्लिक के सामने बोलता है, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है। स्टेबिलिटी, पब्लिक सुन के मोटिवेट हो जाती है, विच इज अ डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद में प्रिंसिपल, ऐसा सोचो लात से नहीं स्केल से मारता है। फिर लास्ट का जो सीन है उसमें राजू रस्तोगी पीयू को भगा के लेके आता है, उसमें रिस्क रहता है। इनका रैंचो से पर्सनल कांटेक्ट होता है लास्ट सीन में। और ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है। और इसमें वो पब्लिक ने वोट किया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में यदि ऐसे क्वेश्चंस और इसके अलग अलग वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, और 11th SPOC में इको अकाउंट्स में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जहाँ पे आपके सारे रिक्वायर्ड वीडियोस पूरे हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।